हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। आई होप कि आप सारे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है, हमें सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए कौन से साधन मिलेंगे, वहां पर होटल की क्या व्यवस्था है और वहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा करने के लिए कुल खर्चा कितना लगेगा, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा वहां पर जाने के लिए, और साथ ही साथ कपाट कब खुलते हैं, कपाट कब बंद होते हैं। ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि आपको भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप भी कम से कम खर्चे में केदारनाथ धाम की यात्रा को कर पाओ। इसलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, और आप चाहें तो आप ऋषिकेश तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप देहरादून या फिर हरिद्वार से केदारनाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से जो हमारा पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा फाटा या फिर सोनप्रयाग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो सोनप्रयाग से लेकर ये हरिद्वार की डिस्टेंस है ये कितना रहेगा। दोस्तों, अगर हम फाटा की बात करें तो फाटा हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है। अगर हम सोनप्रयाग की बात करें तो सोनप्रयाग हरिद्वार से 220 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी सोनप्रयाग में होटल्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम फाटा में ही स्टे ले लेते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग के रास्ते में सबसे पहले पड़ेगा फाटा, उसके बाद 16-17 किलोमीटर के बाद आएगा सोनप्रयाग। लेकिन दोस्तों, अगर आप मई जून के महीने में सीजन टाइम में जाते हैं तो फाटा में भी रूम्स नहीं मिलते, इसलिए हमें फाटा से थोड़ा पहले गुप्तकाशी में रूम्स लेने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है बाई बस। दोस्तों, अगर वहां पर देखें तो वहां पर सिर्फ प्राइवेट बसेस चलती हैं, सरकारी बसेस वहां पर नहीं चलती। दोस्तों, हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक बस का एक व्यक्ति का किराया 1000 से लेकर 1200 के बीच में चार्ज किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, प्राइवेट टैक्सी वाले अगर आपकी छोटी गाड़ी बुक कर रहे हो तो 4000 रुपये, अगर आप इनोवा, बोलेरो ऐसी बड़ी गाड़ी बुक करते हो तो आपसे 6000 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों, हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक इस पूरे रास्ते में आपका 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों, इस पूरे सफर में आपको काफी सारे ब्यूटीफुल पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है हमारा सबसे प्यारा देवप्रयाग, नदियों का संगम, जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। इसी के साथ आपको रुद्रप्रयाग का भी संगम देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको एक और सुंदर पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि है धारी देवी का मंदिर, जो कि गंगा नदी के बीचों बीच में है। वहां जाकर अभी आप धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये सब करते हुए और लंच करते हुए आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग या फिर जहां भी आपका होटल लिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको होटल अकोमोडेशन कैसे मिलेंगे और किस किस रेंज में मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में आपको कहीं पर भी डीलक्स होटल देखने को नहीं मिलेंगे। जहां पर भी मिलेंगे आपको सिर्फ नॉर्मल होटल्स ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपको 1000 से लेकर 1200 के बीच में पर पर्सन आराम से बहुत बढ़िया होटल मिल जाएगा, जिसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों दिए जाएंगे। दोस्तों, ये था हमारा डे 1 का सारा यात्रा प्लान। अब है हमारा डे 2। दोस्तों, अब से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग जीप लेना पड़ेगा, जो कि आपको गौरीकुंड तक लेकर जाएगा। दोस्तों, सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की डिस्टेंस है ये आपको 5 किलोमीटर तक की पड़ जाती है। और दोस्तों, ये 5 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको उत्तराखंड की गवर्नमेंट की शेयरिंग टैक्सी जीप लेनी पड़ती है, तभी आप गौरीकुंड जा पाओगे। दोस्तों, वहां पर आपको प्राइवेट व्हीकल्स नहीं देखने को मिलते, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा सकरे हैं, इसलिए वहां पर आपको सिर्फ सरकारी उत्तराखंड के व्हीकल्स ही देखने को मिलेंगे। वहां सिर्फ गवर्नमेंट की टैक्सी चलती है, जो कि एक साइड से जाती है और दूसरी साइड से वापस आ जाती है। दोस्तों, जो शेयरिंग टैक्सी वाले आपसे किराया लेंगे वो 50 रुपये एक व्यक्ति का लेंगे, जो कि आपको 8 से 10 लोगों को सुमो बोलेरो में बिठाकर 10 से 15 मिनट में गौरीकुंड पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप फाइनली पहुंचते हैं गौरीकुंड, और ये दोस्तों आप देख रहे हैं गौरीकुंड की पैदल यात्रा का पड़ाव। दोस्तों, यहीं से हमारी केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, इस केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 19 से 20 किलोमीटर की पड़ जाती है।
दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच में निकलते हो तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम रहेगा ट्रैकिंग करने के लिए। और दोस्तों अगर आप बैचलर्स हैं तो आपको मुश्किल से 10 घंटे लगेंगे इस पूरे ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के लिए। और मान के चलिए अगर आप थोड़े सीनियर हैं तो आपको 11 से 12 घंटे भी लग सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि मान के चलिए आप सुबह 7 बजे अगर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप शाम को आराम से 5-6 बजे केदारनाथ पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये था हमारा पहला ऑप्शन कि आप पैदल चलकर अपनी यात्रा को कंप्लीट करोगे। दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि अगर आपको चलना मुश्किल लगता है तब हमारे पास यात्रा कंप्लीट करने के 2 रास्ते होते हैं। पहला विकल्प हमारे पास ये है कि आप घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। दोस्तों अगर घोड़े खच्चर के किराए की बात करें तो सिर्फ जाने जाने का घोड़े खच्चर वाले आपसे 2500 से 3000 रुपये चार्ज करते हैं। और दोस्तों अगर आप वापस आते हुए भी घोड़े खच्चर लेते हैं तो आपसे 2000 से 2200 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों ये था आपका घोड़े का ऑप्शन। दोस्तों अगर आप घोड़े नहीं लेना चाहते, आपको पशु पे बैठने पर डर लगता है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जो कि पिट्ठू और पालकी का है। दोस्तों पिट्ठू और पालकी वाले आपसे आपके वजन के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। दोस्तों अगर आपका वेट 70 किलो के आसपास है तो आपसे जाने जाने का किराया 8000 से 9000 रुपये लिया जाएगा। और अगर आपका वजन थोड़ा कम है तो उतना ही रेट कम होता जाएगा। इसलिए दोस्तों पिट्ठू और पालकी का पूरा किराया आपके वजन पर निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है। चलिए दोस्तों अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है हेलीकॉप्टर का। दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टिकट के स्लॉट्स जब ओपन होते हैं वो ओपन होते सार ही सारे के सारे टिकट्स बुक हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर 3 जगह से सर्विस देता है। दोस्तों सबसे पहले हेलीकॉप्टर सर्विस देता है सिरसी हेलीपैड से, जो कि सोनप्रयाग से 2-3 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों फाटा का। फाटा में भी एक हेलीपैड बना हुआ है, वहां से भी हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आता है गुप्तकाशी का। गुप्तकाशी सोनप्रयाग से 45 किलोमीटर पहले पड़ती है, वहां से भी आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, जिस स्क्रीन पर आपको हेलीकॉप्टर की वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों ये पोर्टल जैसे ही ओपन होता है फटाफट जाकर अपनी टिकट्स को बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी टिकट्स बुक हो जाती हैं। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑफलाइन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि सारे की सारी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही बुक होती हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप खुद की टिकट खुद ही बुक कर लें। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी हेलीकॉप्टर की सर्विस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर कॉस्ट की बात करें, दोस्तों सिरसी या फिर फाटा से आपका केदारनाथ का किराया जो है वो है 5500 रुपये। और वहीं दोस्तों अगर आप गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर लेते हैं तो आपसे 8000 रुपये चार्ज किया जाएगा। ये दोस्तों जो किराया है ये जाने और आने का है, यहाँ पर 1 वे की बुकिंग नहीं होती। अगर आपने पूरे पैसे दिए हुए हैं, चाहे आप वापस आते हुए पैदल आ जाना, लेकिन आपसे पूरे पैसे लिए जाएंगे। दोस्तों ये था डे 2 का पूरा प्लान। दोस्तों डे 2 को हम शाम को 6 या 7 बजे पहुंचते हैं हमारे केदारनाथ धाम में। अब अगर दोस्तों यहाँ पर होटल्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि आप 10 से 11 घंटे का ट्रैक करके आए हैं, आप पूरे थके होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर भी होटल लेने की जरूरत तो पड़ेगी ही। होटल्स के लिए यहाँ पर दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप केदारनाथ धाम के आसपास में ही होटल ले लीजिए। वहाँ पर ज़्यादा होटल्स नहीं मिलते, लेकिन आपको 30-40 होटल आराम से मिल जाएंगे, जिसका किराया एक पर्सन का 2500 से 3000 रुपये आराम से आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपका खाना भी इंक्लूडेड किया जाएगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ की बुकिंग ऑफलाइन नहीं होती, जितने भी बुकिंग्स होती हैं वो एडवांस में ही ऑनलाइन हो जाती हैं, इसलिए बेहतर रहेगा अगर आप अपनी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करवा लें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि है टेंट ऑप्शन। दोस्तों ये स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, ये GMVM की वेबसाइट है, जिस पर आप जाकर वहाँ पर टेंट की बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर कॉटेजेस की बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी स्टे ले सकते हैं। वहाँ पर आपको प्राइवेट टेंट्स या फिर GMVM के बहुत सारे टेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पर लगे होते हैं, जहाँ पर काफ़ी लोग स्टे करते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि मंदिर के आसपास सिर्फ प्राइवेट होटल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर GMVM के कोई होटल्स नहीं देखने को आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं खाने के बारे में कि अगर आप GMVM के टेंट में रुके हैं तो आपको खाने का क्या बंदोबस्त रहेगा। दोस्तों खाना खाने के लिए आपको वहाँ पर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, जो कि GMVM की संस्था के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ पर आपको 200 रुपये में थाली मिलती है, जिसमें आपको दाल चावल सब्जी रोटी सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों वहाँ पर जाकर आप आराम से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
दोस्तों ये था हमारा डे 2 का सारा प्लान। अब हम रात में केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अब हम पूरी रात एक वहां पर विश्राम करेंगे। दोस्तों अर्ली मॉर्निंग डे नंबर 3 में आप सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाइए और जल्दी जल्दी स्नान करके लग जाइए लाइन में महादेव के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों अगर आप टाइम से लाइन में लग जाते हैं तो हो सकता है आपको आरती के दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि वहां पर जो आरती होती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे होती है। दोस्तों अब वहां पर लाइन में लगिए और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए महादेव के प्यारे दर्शन कीजिए। दोस्तों दर्शन करने के बाद वापस आप होटल में आ जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और निकल लीजिए वापस सोनप्रयाग को, क्योंकि दोस्तों अब आपको पैदल यात्रा करते हुए वापस सोनप्रयाग को भी आना है। और अगर आपका ऑप्शन घोड़े खच्चर का है तो आप घोड़े खच्चर पर भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप पैदल वापस आते हैं तो आपको मान के चलिए कि 6 घंटे का समय लगेगा। अगर आप घोड़े खच्चर से आते हैं तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो आप 14 मिनट में अपनी वापस जगह पर पहुंच जाओगे। दोस्तों ये था हमारा सारा डे 3 का प्लान, जिसमें हमने केदारनाथ धाम के दर्शन करके हमने वापस सोनप्रयाग को आ गए। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप केदारनाथ में धाम के दर्शन करने के बाद वहाँ पर एक मंदिर है जिसको भैरव मंदिर बोला जाता है, वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों भैरव मंदिर जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि हमारे केदारनाथ से थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप वहाँ पर जाइए, दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप वापस सोनप्रयाग को आ सकते हैं। दोस्तों शाम तक आप पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप अपना स्टे बना लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं डे नंबर 4 की। अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल लीजिए आप अपनी वापस यात्रा के लिए, यानी कि हरिद्वार के लिए। दोस्तों आप हरिद्वार भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून जाना चाहते हैं तो आप देहरादून भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो मैं बात करूं बस की, तो आप सोनप्रयाग या फिर फाटा से आपको बसेस मिलेंगी जो कि आपको लेकर जाएंगी हरिद्वार या फिर ऋषिकेश के लिए। दोस्तों देहरादून के लिए इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है बसेस की, इसलिए दोस्तों आपको ऋषिकेश उतरने के बाद ही देहरादून के लिए नेक्स्ट बस लेनी होगी। दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि हमें सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम कैसे पहुंचना है, कितने दिन की ये यात्रा रहती है। दोस्तों बेसिकली ये 3 नाइट 4 डेज की यात्रा रहती है, जिसमें दोस्तों आपका केदारनाथ धाम और केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से संपूर्ण हो जाती है। दोस्तों चलो अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम कौन सा रहता है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे बढ़िया अगर मैं बताऊं तो जैसे कि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा रश बढ़ा था और इस साल भी रश के हिसाब से तो सबसे बेस्ट महीना रहता है वो रहता है सितंबर और अक्टूबर का महीना, क्योंकि उस टाइम पे दिवाली का टाइम होता है और वेकेशंस भी नहीं होते हैं, इसलिए उस टाइम पे भीड़ सबसे ज़्यादा कम होती है। भीड़ कम होने की वजह से दोस्तों आप बहुत ही बढ़िया दर्शन भी कर लेंगे, आपको पैकेजेस भी सस्ते मिलेंगे, आपको होटल्स भी सस्ते मिलेंगे और भीड़ ना होने की वजह से आपको दर्शन करने का अलग ही आनंद आएगा। और दोस्तों अगर आप वेकेशन में आना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मई और जून का महीना बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों आप मानसून को अवॉइड करना, क्योंकि मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं, खास करके सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के रास्ते में और फाटा से लेकर सोनप्रयाग के बीच में भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी बेस्ट टाइम के बारे में कि कौन सा टाइम आपके लिए यात्रा के लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपका यात्रा करने का, केदारनाथ धाम यात्रा करने का एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा, कितना बजट रहेगा। दोस्तों अगर बजट की बात करें, अगर आप सिर्फ केदारनाथ यात्रा यानी कि अकेला केदारनाथ यात्रा करते हो और बस से ट्रैवल करते हो और बजट होटल में रहते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगा के चलें तो 7,000 से 8,000 के बीच में एक पर्सन का बजट रहेगा, जिसमें आप अपनी केदारनाथ यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर होटल और खाने का थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता। दोस्तों इस तरीके से आप बजट के अंदर रहकर अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी पैकेज को लेकर इसी यात्रा को करना चाहते हैं तो आपका आराम से 10,000 से 11,000 के बीच में खर्चा आ जाएगा एक पर्सन के हिसाब से। दोस्तों आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। और दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर दोस्त केदारनाथ धाम घूमने जाना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्लेस पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।